हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, क्लास 11 फिजिक्स में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर थर्ड चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट बचता है सर्कुलर मोशन का। तो उसको मैं अलग से एक चैप्टर के रूप में कंसीडर कर रहा हूँ, तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बाद में। तो आज हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पीछे वाले जो चैप्टर थे वो दोस्तों आते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं मोशन की, पर उसका कारण नहीं देखते कि वो किन कारणों से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके कारणों को हम स्टडी नहीं करते। इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि जो कारण होते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जा रहा है, यानी या फिर आप रॉकेट का मोशन ले लीजिए, फोर्सेंट काट प्रॉब्लम ले लीजिए, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है फोर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? फोर्स। ये फोर्स क्या होता है? फोर्स की हम बात करें तो हम बोलते हैं इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, यानी एक बाहरी प्रयास होता है टू पुश और पुल। ये देखिए क्या बोलता है फोर्स। क्या बोलता है दोस्तों कि फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है, यानी एक बाहरी प्रयास है किसी भी चीज को पुश या पुल करने का, यानी किसी भी चीज को धकेलना या किसी भी चीज को खींचने का एक बाहरी प्रयास है। अब उस प्रयास में दो तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, यानी हम प्रयास कर रहे हैं किसी भी चीज को खींचने और उसको धकेलने की, तो उसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव करे और ट्राइज टू मूव। ठीक है, यानी किसी भी चीज को हम मूव करवाते हैं या फिर ट्राइज टू मूव, यानी मूव करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आता है हमारे पास स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप। ये भी किसके अंदर आएगा? फोर्स के अंदर। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं या फिर उसको रोक देते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? आपका फोर्स के अंदर। यानी उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, हो सकता है कि वो रुक भी सकता है और ना भी रुके, हम कोशिश तो कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आता है चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की हम डायरेक्शन है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, या फिर उसकी कोशिश करते हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी किसके अंदर आता है दोस्तों? ये भी आता है फोर्स के अंदर। तो फोर्स क्या होता है देखिए एक बार फिर से देखते हैं। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, यानी एक बाहरी प्रयास है कि किसी भी चीज को पुश या पुल करना। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव करे या फिर क्या करे कि वो मूव ना कर पाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, ये आपका दीवार से अटैच। ठीक है, अब मैं इसको पुश करने की कोशिश करूंगा तो ये पुश नहीं होगा, क्योंकि इसको पीछे से सपोर्ट दीवार से मिल रहा है और दीवार हमारी पुश नहीं होगी फोर्स के साथ। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, वो चीज मूव नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में भी हमारा फोर्स होगा। मूव हो सकता है या ट्राइज टू मूव, या हम मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मूव हो या ना हो। ठीक, दूसरा क्या है कि कोई चीज आ रही है। ठीक है, अब आप पीछे से, हाँ, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की बात लेते हैं, तो एक फील्डर होता है, वो कैच पकड़ता है। ठीक है, कैच करता है बॉल को, तो उसको तो हम आसानी से, क्रिकेट बॉल को तो आसानी से कैच कर सकते हैं, लेकिन उसी हाइट से अगर आपका कोई पत्थर आ रहा है तो भले ही हम कोशिश करें लेकिन हम उसको रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा मान के चलिए कि अगर पहाड़ से कोई बड़ा पत्थर गिर रहा है तो भले ही आप कोशिश क्यों ना करें, उसको रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, आप फोर्स लगाएंगे तब भी नहीं रोक पाएंगे। या फिर चेंज इन डायरेक्शन की बात,
चेंज इन डायरेक्शन की बात है। तो जैसे हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है उसको जब बॉल मिलती है, बॉलर उसको बॉल डालता है, तो उसके बल्ले पे अगर हिट करती है तो क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन है बॉल की वो चेंज हो जाती है। तो वो भी एक क्या है, फोर्स का उदाहरण है कि जब बॉल के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कई कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारा मोशन है या फिर ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, आगे बात समझ में, तो हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज भी ना हो। तो ये सब चीजें आती हैं फोर्स के अंदर। तो फोर्स को हम क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल एफर्ट। अब पुश या पुल से अलग तरह का भी फोर्स हो सकता है, जैसे आप बोल दीजिए थ्रो करना, ठीक है, वैसे तो ये पुश के कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन थ्रो करने में आपकी वेलोसिटी थोड़ी सी हम मान सकते हैं कि वो ज्यादा हो सकती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू पुश। पुश में इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं मिलेगी, लेकिन थ्रो में हम ये मान के चलते हैं कि वेलोसिटी आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। इससे आगे आता है, अब सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो काम किया था वो किया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। एरिस्टोटल ने हालांकि जो उसने लॉज दिया था वो बाद में चलकर थोड़ा सा उसके अंदर करेक्शन की गई, यानी वो पूरा पूरा गलत नहीं था, लेकिन उसने कुछ पॉइंट को कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। एरिस्टोटल फैलेसी, फैलेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैलेसी का मतलब होता है भ्रांति, ठीक है। एरिस्टोटल फैलेसी यानी एरिस्टोटल अरस्तु की भ्रांति। अब इसके अंदर क्या होता है, एरिस्टोटल ने बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करवाना है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना है, इफ वी वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली to object uniformly, तो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो आपका, वो जरूरी होगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जरूरी होगा। आगे बात सुनो, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स होना जरूरी है, ठीक, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स होना जरूरी है। अब ये हम देखते हैं कि किसी भी, मान लिया कोई गाड़ी है, उसको चलाए रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, अगर सपोज करके देखो कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसका हम इंजन ऑफ कर दें तो थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, ठीक है। तो कुछ हद तक ये बात सही भी लगती है कि यूनिफॉर्म मोशन से, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर उसको चलाए रखना है तो बाहर से उसको फोर्स देना पड़ेगा, यानी इंजन के द्वारा हम उसको एक किस्म से फोर्स ही दे रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली मूव करवाने के ही काम है। कैसे? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है तुम्हारा, एयर ड्रैग है, वो भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स एज एन अपोज ऑफ मोशन भी काम कर सकता है। जैसे किसी का बॉल को हम रोल करवाते हैं सरफेस के ऊपर, तो थोड़ी दूर जाके वो बॉल रुक जाती है, किसकी वजह से रुकती है, वो रुकती है फ्रिक्शन की वजह से। तो करेक्शन क्या की गई इसके अंदर कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है वो सिर्फ जो अपोजिंग फोर्स होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए यूज होता है, ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली मूव करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एरिस्टोटल ने जो अपोजिंग फोर्स थे, फ्रिक्शनल फोर्स था, एयर ड्रैग था, उनको कंसीडर नहीं किया। हालांकि इसकी बात कुछ हद तक सही थी, लेकिन जब अपोजिंग फोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसने इन फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया। जब अगर मान लिया हम ऐसा कोई सरफेस ले लें जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता, यानी फ्रिक्शन लेस सरफेस ले लें, तो वहां पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए बाहर से फोर्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक बार किसी भी
ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवा के इनिशियल वेलोसिटी दे दी तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर आकर जो एरिस्टोटल की जो बात है वो गलत साबित हो जाती है, कहाँ पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस के। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर आप देखोगे तो कोई भी सरफेस फुली यानी आइडियल नहीं होता, यानी फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन उसके अंदर होता है। तो जहां पे इसको करेक्शन की बात आई तो ये बोला गया कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपको रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली मूव करवाने के लिए, वो सिर्फ इसलिए यूज होता है कि हम अपोजिंग फोर्स को मतलब उसका काउंटर कर सके, यानी अपोजिंग फोर्स को काउंटर कर सके या फिर उसको ओवरकम कर सके। ठीक है, तो ये बात आई थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दीजिए या इनर्शियल लॉ बोल दीजिए। तो गैलीलियो इसके बाद आया था। गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तीन तरह के सरफेस के तीन तरह से किया था। देखिए कैसे, जैसे उसने ले लिया एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, एक यानी इस तरह से दो कंडीशन ले लेते हैं। पहले में क्या है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है एक स्मूथ सरफेस के ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरे में उसने क्या ले लिया, नीचे की तरफ आ रहा है। तीसरा क्या ले लिया उसने? तीसरा लिया था कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो कि स्मूथ है आपका एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और तीनों के अंदर उसने क्या मेजर किया, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर की तरफ जाता है यानी इंक्लाइन प्लेन में अपवर्ड मूव करता है तो उसके अंदर डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, डी एक्सेलरेशन। और अगर नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो उसका एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो। जब फ्लैट सरफेस की जब हम बात लेते हैं तो वहां पे स्मूथ सरफेस के लिए आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, या फिर आपकी वेलोसिटी हम बोल सकते हैं चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा उस केस। अब टू डायमेंशन की जब हमने दो प्लेन साथ साथ लिए, यानी दो इंक्लाइन प्लेन साथ साथ लिए, तब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अब देखो, जैसे उसने क्या लिया कि ये एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ये दूसरा इंक्लाइन, दोनों का स्लोप उसने क्या लिया, सेम लिया, तो और सरफेस तुम्हारे स्मूथ लिए हमारे। ठीक है, तो सर ये हो गया हमारा इंक्लाइन। अगर दोनों का इंक्लिनेशन है वो सेम है और दोनों सरफेस आपके स्मूथ है, तो उसने क्या देखा कि जिस हाइट से हम किसी बॉल को रिलीज करते हैं स्मूथ सरफेस के, यानी फर्स्ट इंक्लाइन सरफेस से हम जब जिस हाइट से इस बॉल को रिलीज करेंगे, सेकंड इंक्लिनेशन के ऊपर उसी हाइट तक आपकी बॉल जाए। अब की बार उसने क्या ले लिया कि जो फर्स्ट इंक्लिनेशन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है आपका, उसका स्लोप ज्यादा ले लिया, दूसरे का स्लोप कम ले लिया। तो उसने इस हाइट से बॉल को रिलीज किया है, तो भी उसने क्या पाया कि जो आपकी बॉल है वो सेम हाइट तक जाती है। ठीक है, पर इस केस में क्या है कि सेकंड इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ी, लेकिन जिस हाइट से हमने उसको रिलीज किया था फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पर, सेकंड इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उसी हाइट तक वो पहुंचती है। ठीक है, तीसरा केस क्या है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड आपका। थर्ड की जब बात की तो उसने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, दूसरा प्लेन लिया, उसको बिल्कुल ही फ्लैट ले लिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया। तो यहां से उसने एक बॉल रिलीज की तो क्या पाया कि आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है
विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस या देन मतलब हम बोल सकते हैं कि आमतौर पर जो हम देखते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब आइडियल सिचुएशन, यानी आइडियल सिचुएशन का मतलब क्या है कि ऐसा सरफेस जहां पे फ्रिक्शन आपका जीरो हो, वो कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं देता। हर सरफेस के लिए कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता ही है। तो एक्चुअल कंडीशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। जब भी हम किसी सरफेस इस यहाँ से इस इंक्लाइन प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को मूव नीचे की तरफ मूव करवाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद इस प्लेन पर चलने के थोड़ी देर बाद क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिस के में क्या होगा, वो रुक जाएगा। वो किसकी वजह से रुकता है, वो रुकता है फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से, और थोड़ी देर बाद वो रेस्ट में आता है। तो उन्होंने इस चीज से देखा कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है उसके अंदर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि उसने जो आइडियल कंडीशन मानी थी उसमें आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर भी आपका फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और रेस्ट कंडीशन को जब आप देखते हैं तो रेस्ट कंडीशन के अंदर भी आपका फोर्स जीरो होगा। तो उन्होंने इन दोनों कंडीशन को इक्विवेलेंट बताया कि जो आपका रेस्ट की कंडीशन होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करते हैं तो आपके फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम का, वो और देख लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है, लीनियर मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो लीनियर मोमेंटम को क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम को हम बोलते हैं जब इसकी मैथमेटिकल की बात करते हैं या फिर मैथमेटिकल के हिसाब से आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या होता है, इसको बोलते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, यानी जिस उस ऑब्जेक्ट का मास साथ में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मास तो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम भी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी मोमेंटम भी आपका डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ऐसा यूनिट आप देखो, मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है, जैसे मोमेंटम की निकालेंगे तो मास की क्या होगी, केजी, और साथ में वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की क्या यूनिट होगी, केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूले की जब हम बात करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, इसका मास का क्या होता है, m, ठीक है, v का क्या होता है, l t माइनस 1, ठीक है, m1 t माइनस 1। v को हम कैसे किससे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस 1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 l1 t माइनस 1, ठीक। अब मास का यहाँ पे हम देखते हैं कि मास का रोल क्या होगा, मोमेंटम के अंदर मास का रोल क्या होगा। वैसे तो मोमेंटम के अंदर मास और वेलोसिटी दोनों का रोल होता है, लेकिन गैलीलियो ने जो देखा था, गैलीलियो ने जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी दी थी, इनर्शिया क्या होता है, देखो सबसे पहले इनर्शिया को समझते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो अपनी जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज का अपोज करे, तो वो ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है। इनहेरेंट मतलब आंतरिक बोल सकते हैं आप उसको, कि किसी ऑब्जेक्ट की वो खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जो स्टेट है मोशन की उसमें चेंज का अपोज करे। स्टेट ऑफ मोशन कैसे बोलेंगे, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर रहना चाहेगा, अगर किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, और रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर रहेगा। और तीसरी कंडीशन इसके अंदर एक और आती है कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे चलकर जब हम देखेंगे तो यही जो आपका लॉ है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरह हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मास, जब हम मास को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, मास को कांस्टेंट लेते हैं तो P आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ये आएगा। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, यानी V को जिस प्रकार से हम बढ़ाएंगे इस तरफ P ले लेते हैं, इस तरफ V ले लेते हैं। मास आपका कांस्टेंट, ठीक है, मास आपका कांस्टेंट है तो क्या होगा, V आपका जिस तरह से बढ़ेगा उसी तरह से आपका क्या होगा, P भी बढ़ेगा। ठीक, दूसरे कंडीशन के अंदर हम ले लेते हैं मास आपका वेरिएबल और V आपका कांस्टेंट। ठीक है, V आपका कांस्टेंट। तो उस केस में मोमेंटम की जब हम बात करते हैं, इस एक्सिस पे हमने मोमेंटम ले लिया, इस एक्सिस पे हम मोमेंटम लेते हैं तो P आपका क्या होगा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा। ठीक है, तो M के ऊपर डिपेंड, M के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P। तो जैसे जैसे मास आपका बढ़ेगा मोमेंटम भी आपका बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कि M और V एक दूसरे के किस प्रकार। ठीक है, अगर मोमेंटम को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, मोमेंटम अगर कांस्टेंट ले, मोमेंटम कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, तो ये आपका रिलेशन किस तरह से आएगा, फिर P बाई एम इज इक्वल टू V, यानी V आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, या फिर मास आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। अगर हमने P कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे तो क्या होगा, इस पे हम ले लेते हैं आपका V ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं आपका M। ठीक है, अगर M आपका कम है, ठीक है, तो V आपका बहुत ज्यादा होगा, और अब M आपका इस एक्सिस के ऊपर बढ़ता जाएगा तो V आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ है। अब वैसे भी आप मोमेंटम को आप समझ सकते हैं कि M इंटू में V है, यानी आप किसी हाइट से, किसी बड़ी हाइट से भी, किसी ज्यादा हाइट से, यानी मान लिया आप 2-3 किलोमीटर ऊंचाई से किसी एक छोटे से पत्थर को भी फेंकेंगे तो वो आपको जब हिट करेगा तो वो बहुत ज्यादा आपको हार्म करेगा। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जब तक वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, भले उसका मास कांस्टेंट हो लेकिन मोमेंटम आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा गेन कर चुका होगा उस टाइम तक। ठीक है, इसी तरह हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो, यानी जब आप एक ट्रक से टकराते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है, हमारे कंपैरिजन में हम देखते हैं तो देखो मास बहुत ज्यादा होगा तब भी मोमेंटम आपका ज्यादा होगा, भले ही उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो ट्रक, लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा होता है, जब वो आपको हिट करेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से मोमेंटम को हम समझ सकते हैं। या फिर आप देखो कि एक तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी बॉल को आपकी तरफ फेंके, ठीक है, या फिर दूसरा क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी पत्थर को फेंके, ठीक है, उसी वेलोसिटी के साथ किसी पत्थर को फेंके तो उस बॉल को पकड़ना आसान होगा एज कंपैरिजन टू किसी पत्थर के। क्यों, क्योंकि पत्थर का मास ज्यादा होगा
जब दोनों का साइज हम मान लेते हैं कि सेम है, जैसे बॉल के साइज का किसी पत्थर को हम फेंकेंगे तो बॉल को पकड़ना आसान होगा एज कम्पेरिजन टू उस पत्थर के। क्यों? क्योंकि पत्थर का मास ज्यादा होगा उसके कंपेरिजन में। तो मोमेंटम आपका दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर। अगर मास कम है वेलोसिटी ज्यादा है तब भी मोमेंटम आपको ज्यादा फील होगा, और जब वेलोसिटी कम है और मास ज्यादा है तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा और वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर वो होगा लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अंदर न्यूटन का काम है जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमने पहले ही बताया था कि ऐसे पार्टिकल जो जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी जिनका जो साइज ऑफ स्केल है वो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो न्यूटन के जो लॉ हैं वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ अच्छे से डील करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, जय हिंद जय भारत।